अरे मैं कर रहा हूँ शेयर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पार्ट थर्ड वीडियो है। ठीक है, ये कॉमर्स का हम लोग लास्ट क्लास पे इक्विटी शेयर्स के डिसएडवांटेज पे हम लोग ने शायद इसको लीव कर दिया था। ओके यस है ना। तो हम लोग आज डिसएडवांटेज से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल अपलोड दिस वीडियोस एंड 10 के लिए करना है। 10 के बच्चे बोलो सर कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए कुछ करिए, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू अपलोड इट टुडे। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मैं पहले अपलोड करूंगा, फिर पार्ट 1 अपलोड करूंगा। ओके, सो डिसएडवांटेज इसका हम लोग आज कर लेते हैं। इक्विटी शेयर सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है जैसे नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नाउ बिकॉज यू पीपल आर इन क्लास 10 और आप लोग ने अभी इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो आप लोग को ये पॉइंट इतना समझ में भी नहीं आएगा। दिस इज लाइक बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। 11 12 में करते तो समझ में आता। मैं आपको बहुत छोटे में समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारी कंपनीज होती है ना, अगर जैसे क्या होता है, टैक्स हम किस पे देते हैं? प्रॉफिट पे देते हैं। ओके, हम टैक्स किस पे देते हैं? प्रॉफिट पे देते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, बाजार से लोन ले लेती है। लोन लेने से अब उनको फायदा क्या होता है कि लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो आपके प्रॉफिट को कम करता है। ओके, तो आपका टैक्सेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज कर लीजिए आप किसी अगर कोई कंपनी बाजार से लोन ले रही है और जितना लोन का इंटरेस्ट वो दे रही है उससे ज्यादा अगर वो कमा रही है, तो उसको वो इंटरेस्ट फायदा है ना, क्योंकि वो उसका टैक्स कम करता है। ठीक है, वो टैक्स से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स ही लेते हो, आप बाहर से लोन नहीं लेते, ठीक है, तो आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर पाते। ठीक है, आपको ये सब एडवांटेज नहीं मिलता। ओके, सो इसको और डिटेल में समझा सकते हैं। बेसिकली मैं तो बता रहा हूं कि ज्यादा इक्विटी मेरे पास में होगा तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे को लोन वोन बॉन्ड वॉन्ड नहीं करूंगा तो मेरा टैक्स का पैसा जो है मैं बचाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मेरे को। सो इट्स का बहुत डीपर है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डीपर मीनिंग। ठीक है, तो आप बेसिक इक्विटी करने से आपको क्या नाम है, ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहां पे बता रहा है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। नाउ यहां पर एक बात समझो कि हम लोग डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर रही है ना। माने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सपोज कर लो अगर मैंने 1 लाख प्रॉफिट कमाया और मैं 10,000 शेयर इशू किया मैंने, तो मेरा कितना पर कैपिटल कितना प्रॉफिट हो गया? 10 रुपीज हो गया, है ना। 10 रुपीज पर शेयर कमाया मैंने। लेकिन सपोज कर लो अगर मैं ओवर शेयर इशू कर दूं, सपोज करो 10,000 की जगह मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिया, लेकिन उसका जो पैसा मुझे मिला मैं उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा, तब क्या होगा? कैपिटल तो मैंने ले लिया बाजार से, 1 लाख रुपीज का कैपिटल तो ले लिया मैंने, इशू शेयर कर दिया 1 लाख, और प्रॉफिट भी मुझे 1 लाख ही हो रहा है, तो मेरे को पर प्रॉफिट कितना पैसा हो रहा है? ओनली 1 रुपीज। अंडरस्टूड? मैंने शेयर ज्यादा इशू कर दिए लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाया मैं, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू यूज ओवर कैपिटल। कभी कभी क्या होता है ना, अपन बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, सब जितना पैसा तुमको चाहिए उससे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है, पर तुम बिजनेस उतना ही कर रहे हो, तो क्या होगा? पर शेयर की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो बाजार में क्या दिखेगा? इस कंपनी ने सिर्फ 1 रुपया का डिविडेंड दिया, सो इट इज गोइंग टू बी बैड फॉर योर इमेज, है ना। पहले क्या दिखा रहा था? इस कंपनी ने 10 रुपया का डिविडेंड दिया, माने कम कैपिटल में आप ज्यादा डिविडेंड दे रहे थे, ज्यादा कैपिटल में आप कम डिविडेंड दोगे, है ना, क्योंकि वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिविडेंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो कंपनी का गुडविल थोड़ा सा इससे खराब होता है, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी कम दिखती है बाजार में। अर्न तो उतना ही कर रहा है पर कैपेसिटी कम दिख रही है, सो इट इज नॉट गुड। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल। नाउ तुमको मैंने पहले ही बोला, जिसके पास इक्विटी शेयर्स ज्यादा होंगे वो कंट्रोल करना चाहेगा कंपनी को, है ना। अगर मेरे पास 51% शेयर हो जाएंगे तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा कंपनी का। ठीक है, तो अगर ज्यादा इक्विटी शेयर होंगे, अगर आप ज्यादा इशू करेंगे, तो लोग क्या नाम है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो लोग कोशिश करेंगे अपना ये कंट्रोल को लेने के लिए। ठीक है, तो देयर विल बी अ फाइट। ठीक है, so any new issue of equity share must be offered, अच्छा ये perpetuation control, any new issue of equity share must be offered first to the existing shareholder, as a result there is a concentration of control in few hands। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि एक तो होता है राइट शेयर, माने आपने एक कंपनी के शेयर लिए, ठीक है, अब वो कंपनी आपको दोबारा और उसको शेयर इशू करने हैं, तो एक रूल है कि पहले आप उन्हीं शेयर होल्डर को इशू करोगे जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि उनकी पहली राइट बनती है ना। मैंने एक कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, अगर और इशू करना तो पहले मुझे मिलना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने ऑफर मुझे होना चाहिए कि सर आप और लेना चाहते हैं, अगर मैं नहीं लूं तो किसी और को दे दो। ठीक है, तो अगर मैं उसी आदमी को दूंगा तो उसका पावर बढ़ जाएगा ना,
अंडरस्टूड? उसका माने जो आदमी, एक ही आदमी अगर शेयर ले रहा है तो उसका कंट्रोल ज्यादा बढ़ने की कोशिश है, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा पावर का वो फ्यू हैंड्स में हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास शेयर है उन्हीं को और शेयर मिल रहे हैं। अंडरस्टूड? इसके बाद ये आएगा टेक ओवर बिड्स, जो पॉइंट मैंने पहले बोला। टेक ओवर बिड्स में क्या, आप ज्यादा अगर मेरे पास शेयर होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना क्या नाम है पावर लू, डायरेक्टर बन जाऊं। ठीक है? तो इक्विटी शेयर्स हैव प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स। पर्सन हु सीक टू गेन कंट्रोल ओवर कंपनी में इंडल्ज इन अनडिजायरेबल प्रैक्टिस सच एज कॉर्नरिंग ऑफ वोट्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड अब्यूज ऑफ प्रॉक्सी राइट्स। तो अब जब आदमी के पास पावर आएंगे तो क्या करेंगे, वो लोग ग्रुपिज्म करेंगे। ठीक है? कंपनी का जो पॉलिसीज है वो चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और वोट्स को मिस यूज करेंगे, तो टेक ओवर बिड्स करेंगे। समझ को, एक कंपनी है, बैकबेंचर्स एकेडमी का एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूं। बैकबेंचर्स एकेडमी का मेन काम है अच्छे से पढ़ाना। ठीक है? तो बहुत सारे लोग चाहते हैं सर पढ़ाने के साथ आप क्या नाम है और भी काम कीजिए, जैसे क्या करिए, जैसे अलग कुछ कीजिए जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। तो आप पार्टी कराइए सर, आप ये कराइए। सर तो नहीं करना चाहते, पर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अलग टाइप के बिजनेस में सर को जाने की कोशिश करेंगे जो सर नहीं जाना चाहते, बट दे कैन फोर्स, बिकॉज उनके पास पावर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो जो कंपनी काम नहीं करना चाहती उसके लिए फोर्स किया जा सकता है उसको। अंडरस्टूड? स्पेक्यूलेशन ड्यूरिंग बूम पीरियड्स, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी एंड डिविडेंड्स ऑन इक्विटी शेयर टेंड टू इंक्रीज। दिस लीड्स टू एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है? अब क्या होता है जब बूम पीरियड आता है, बूम पीरियड इज बेसिकली व्हेन द बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। ठीक है? जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और हम बहुत पैसा कमाते हैं, तो क्योंकि इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ जाता है ना, क्योंकि डिविडेंड ज्यादा होता है, तो उसके लिए स्पेक्यूलेशन बाजार में बहुत चल जाता है कि अरे भाई इस कंपनी का शेयर खरीद ले। ठीक है? ये कंपनी अच्छा कर रही है, इसका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, इसका शेयर ले ले। बैकबेंचर्स एकेडमी इज गोइंग टू बिकम द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया इन कमिंग 5 years। सुन ले, शायद भगवान मां सरस्वती विराज हो जाए। बट वी वांट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। तो अभी अगर मैं इशू लाऊंगा, सब बोलेगा 5 साल में तो नंबर 1 होने वाला है, तो मेरे शेयर के दाम और बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? तो स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है ऐसे ही तुक्का लगाना, माने इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके? Unsound dividend policy. During the boom periods, profit tend to increase. The director may decide to distribute higher dividends to win the cooperation of equity shareholder. They may overlook reserves for contingencies and replacements. Okay. तो ये तो खैर एक तो अपने मन से पॉइंट डाल दिया है। ये लोग बोल रहे हैं अगर हम ज्यादा डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को तो अच्छा लगेगा उन लोग को, अगर उनको अच्छा लगेगा तो हमारा गुडविल अच्छा बनेगा। लेकिन इस चक्कर में कहीं हम रिजर्व करना नहीं भूल जाए। माने रिजर्व क्या होता है, वो प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो प्रॉफिट हम क्यों रखते हैं, कंटिंजेंसी के लिए। अगर कोई नुकसान हो गया, कोई मशीन, नई मशीन खरीदनी है, डेवलपमेंट करना है, कुछ एनहांसमेंट करना है, उसके लिए हम कुछ पैसा रखते हैं रिजर्व में, है कि नहीं? तो लेकिन हम अपना शेयर होल्डर को खुश करने के लिए वो रिजर्व रखते नहीं है, वो उनको डिविडेंड दे देते हैं, इससे मार्केट में गुडविल बने कि भाई ये कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रहा है। ठीक है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अनसाउंड डिविडेंड पॉलिसी हो जाती है हमारी। डिविडेंड कंट्रोल बाय डायरेक्टर्स, ये तो डायरेक्टर के कंट्रोल में होता है। The rate of dividend is decided by the board of directors. Shareholders cannot demand higher dividends than those recommended by the board. Therefore, investors may consider the equity share unsafe and non-remunerative. अब इक्विटी शेयर होल्डर को पता है कि उसको उतना ही डिविडेंड मिलेगा जितना डायरेक्टर्स अलाउ करेंगे, माने डायरेक्टर्स की चलेगी। तो इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टर्स के मन के ऊपर में, अगर डायरेक्टर्स बोलेगा तो मिलेगा, नहीं बोलेगा तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेरा जो इनकम है वो किसी और आदमी, कोई और आदमी कंट्रोल कर रहा है। तो फिर मुझे लगता है नहीं यार, जब मेरा इनकम बढ़ेगा ही नहीं, किसी और के इनकम से मैं होगा तो मैं क्यों करूं, है ना? तो कभी कभी लोग इक्विटी शेयर इसके लिए लेते क्योंकि डायरेक्टर लोग का बहुत चलता है उसके अंदर। ठीक है? हाई रिस्क तो है ही, हम लोग कल से ही बात करें, इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा हाई रिस्क है। ठीक है? कंपनी गई तो आपका सारा कैपिटल गया, है कि नहीं? कंपनी डूबी, आप डूबी, कंपनी चलेगी तो आप चलोगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स सिंक एंड स्विम विद द कंपनी। ड्यूरिंग डिप्रेशंस दे गेट नो डिविडेंड and the market value of their holding falls drastically. The collateral and resale value also declines. Equity shareholder lose heavily if the company fails and goes into liquidation. Therefore, equity shares do not appeal to the investors who want safety of their investment and a regular and fixed return. अब एक आदमी है, उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उसके पास 5 लाख रुपीस है, वो उसकी जिंदगी की अर्निंग है, वो उसको डुबाना नहीं चाहता, तो वो इक्विटी शेयर में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है इक्विटी शेयर में अगर कंपनी फेल हुई तो मेरा 5 लाख गया, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, है कि नहीं? तो मैं उससे अच्छा क्या करूं, कहीं और लगाऊंगा, है ना? आई कीप इट इन बैंक, सेफ तो रहेगा। हो सकता है मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट सेफ तो रहेगा मेरा पैसा, है कि नहीं? तो जो बहुत ही क्या नाम है, बहुत ही वैसे लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जनरली इक्विटी शेयर को इतना लुक्रेटिव नहीं समझते, क्योंकि कंपनी डूबी तो मेरा पैसा गया। अंडरस्टूड? टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। देखो, जहां पर भी पब्लिक का पैसा होगा
वहां गवर्नमेंट होगी, जहां गवर्नमेंट होगी वहां फॉर्मेलिटीज होंगी, है कि नहीं? तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है ये, अंडरस्टूड? बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. अंडरस्टूड? यस सर. अब हम बात कर लेते हैं, थोड़े सेफर शेयर पे चले जाते हैं, जो इक्विटी शेयर से थोड़े सेफ है, उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि हमको फिक्स डिविडेंड मिलता है. ठीक है? उसमें लिखा रहता है 4% प्रेफरेंस शेयर है ये, तो हमको एक फिक्स डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो एक फिक्स डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोग को मिलता है. ठीक है? और उनको इक्विटी शेयर से पहले मिलता है पैसा. ठीक है? और एक और फायदा क्या है, इन केस ऑफ जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो उनको रिपेमेंट भी पहले मिलता है. तो इक्विटी शेयर से थोड़ा सा सेफर जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स. समझ में आ रहा बात को? यस सर. ठीक है? तो जो प्रेफरेंस, डिविडेंड होता है वो मतलब लाइफ टाइम एक ही रहता है? हाँ, माने लाइफ टाइम एक ही रहता है उनका, जैसे 6% है तो 6% ही मिलेगा उनको. ठीक है? और जो इक्विटी शेयर होता है उनका बढ़ता घटता रहता है ना? देखो इसमें Depending भी, on the profit. हाँ वो तो है ही, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स भी ना बहुत तरह के होते हैं. ठीक है? इसके टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे किस किस तरह के होते हैं, आप उससे एडवांटेज ले सकते हो. कुछ कन्वर्टेबल भी होते हैं, जैसे आपको अगर लग रहा है कि नहीं कंपनी अब अच्छी हो गई, स्टैटिक हो गई, सही चल रही है, तो आप अपने प्रेफरेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में. वो उस टाइप के उसमें लिखा हुआ रहता है, पर्टिकुलरली मेंशन होता है ये किस टाइप का है. अभी हम लोग पढ़ेंगे 4-5 तरह के, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, माने बहुत सारे हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है? तो हम लोग इसके बाद वही पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है? तो डोंट वरी, विल कम टू दैट. तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल और प्रायोरिटी राइट्स. इसके कुछ राइट्स होते हैं, माने सेफर है, थोड़ा सेकंड लेवल पे आ गए, नीचे आ गए. फर्स्टली, डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट इज पेबल ऑन दिस शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखो. इसमें क्या होता है, हमको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है. ठीक है? फिक्स रेट पे मिलता है बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, माने इक्विटी शेयर वालों को देने से पहले हमको 6% या 8% डिविडेंड, क्या नाम है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ता है. उसके बाद जो पैसा बचता है वो हम इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. समझ में आ रहा बात को? लेकिन एक बात और भी है इसमें, ये हम तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है. ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आ जाएगा. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? हाँ बोलो. लॉस में प्रेफरेंस शेयर वालों का भी लॉस होता है? नहीं, प्रेफरेंस शेयर वालों का, हाँ उनका भी लॉस होता है, उनको भी डिविडेंड नहीं मिलता. डिविडेंड आपको तभी तो शेयर है ना, डिविडेंड कंपनी अलॉट करती है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब, जब नहीं होगा तो वो लोग नहीं भी देंगे. लेकिन अगर देंगे तो पहले प्रेफरेंस शेयर को देंगे और उनको फिक्स रेट ऑफ देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. समझ में आ गया बात को? सेकेंडली, at the time of winding up the company, the capital is repaid to the preference shareholder prior to the return of equity capital. ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट कर रही है, कंपनी जब अब खत्म हो रही है, तो पहले किसका पेमेंट रिपीट करेंगे? प्रेफरेंस शेयर का रिपेमेंट पहले करेंगे और इक्विटी शेयर का उसके बाद करेंगे. ठीक है? तो ये प्रेफरेंस है उनको, इसका नाम भी है प्रेफरेंस. किस चीज में प्रेफरेंस? डिविडेंड में प्रेफरेंस. ठीक है? रिटर्न ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस, उनको प्रेफरेंस मिलता है. एक और प्रॉब्लम क्या है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के संग में? प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स. आपको प्रेफरेंस हम दे रहे हैं पर हम आपसे वोटिंग राइट छीन ले रहे हैं. इसका मतलब यह है कि दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब आप वोट ही नहीं दे सकते, आपकी डिसीजन ही नहीं चल रही, तो आप ओनर नहीं हो. ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट. However, holders of the preference share may claim voting rights if the dividends are not paid for 2 years or more on cumulative preference shares and 3 years or more on non-cumulative preference shares. ठीक है? तो यहां पर ये बोल रहा है कि आपको वोटिंग राइट नहीं है. ठीक है? लेकिन आपको वोटिंग राइट मिल सकता है. ठीक है? लेकिन मैं ये पैराग्राफ समझाने से पहले आपको दो टर्म समझा दे रहा हूं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है? इसको पहले आपको समझना जरूरी है. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिसमें सपोज कर लो इस साल अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो अगली साल देने का बात है, तो इस साल का डिविडेंड और अगली साल का डिविडेंड ऐड हो जाएगा. माने आपका डिविडेंड, ठीक है, इस साल प्रॉफिट नहीं था, कोई बात नहीं है, अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो आप मेरे को पिछले साल का भी दे देना, तो कैरी फॉरवर्ड होता है. समझ में आ रहा बात को? और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है कि इस साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका डिविडेंड गया, अगले साल जो डिविडेंड मिलेगा वो इस साल से कोई मतलब नहीं है. क्लियर हो गया? जी सर. तो क्यूमुलेटिव में क्या फायदा है हमको? अगर मेरा लास्ट ईयर का डिविडेंड मुझे नहीं मिला है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो मैंने अगले साल मिल जाएगा, एक संग मिल जाएगा दोनों. लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है, अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर लेते हो तो उसमें आपका डिविडेंड अगर इस साल नहीं मिला तो गया डिविडेंड, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता. तो ये टर्म क्लियर हो गया? बोलो. दोनों के प्राइस में भी कोई डिफरेंस होता है क्या? दोनों के प्राइस में भी कोई डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स होता होगा, क्यूमुलेटिव का थोड़ा ज्यादा होगा,
वो ज्यादा प्रेफरेंस है उसके अंदर, जिसको आप जितना एडवांटेज लोगे उसका यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, ठीक है। उनका हो सकता है रिटर्न का जो रेट होता है वो कम होता होगा। ठीक है, जैसे नॉन क्यूमुलेटिव वाले को 6% दे रहे, तो क्यूमुलेटिव वाले को 5.5 देंगे वो लोग। ठीक है, इस तरह का वो लोग करेंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट को आप समझो क्या बोल रहा है। However, the holder of preference share may claim voting right if the dividends are not paid for 2 years or more on cumulative preference share। माने अगर 2 साल तक आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है क्यूमुलेटिव में, माने आपने पिछले साल भी नहीं दिया, आपने इस साल भी नहीं दिया, 2 ईयर और मोर गया, तो 3rd ईयर से मेरे पास वोटिंग राइट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा एट स्टेक है ना भाई, पैसा तो मैंने भी लगाया है, तो मुझे कुछ तो दो, मैं देखना तो चाहता हूं क्या हो रहा है, कौन कंपनी में है, कौन डायरेक्टर है, मैं चाहूंगा उसको हटा दूं क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपको डिविडेंड नहीं मिलता है तो क्यूमुलेटिव वालों को राइट्स मिल जाते हैं, वोटिंग राइट्स, और नॉन क्यूमुलेटिव वाले को 3 साल वेट करना पड़ता है। अगर 3 साल तक उनको तीनों साल उनको डिविडेंड नहीं मिला है, उनका कैरी फॉरवर्ड तो होगा नहीं, तो फिर उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। अंडरस्टूड? तो हो सकता है ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्यूमुलेटिव का क्या 2 इयर्स, बट वो तभी प्रेफरेंस से इक्विटी में नहीं जाते ना। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में वो अभी नहीं है, कन्वर्टेबल होते हैं, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। अगर वो कन्वर्टेबल होंगे, नहीं, अगर आपको 2 साल तक आपको रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, देन आपके पास वोटिंग राइट्स आ गए है ना, लेकिन वो प्रेफरेंस से इक्विटी में तो नहीं वो इक्विटी नहीं हुए अभी, वो प्रेफरेंस शेयर ही है, मतलब प्रेफरेंस में ही रहेंगे, बट वोटिंग राइट आ जाएगा। दैट इज वन एडिशन टू द एडवांटेज व्हिच वी हैव। ठीक है, ओके। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना वो दोनों तरह, माने इसके पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विटी शेयर के भी है और डिबेंचर की तरह। माने प्रेफरेंस शेयर एक्चुअली इक्विटी शेयर और डिबेंचर के बीच में होता है ना। मैंने तुमको बताया सबसे ऊपर क्या होता है, इक्विटी शेयर, 3rd नंबर में आता है डिबेंचर, तो प्रेफरेंस शेयर हमारा बीच में है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ फीचर्स इक्विटी के हैं और कुछ फीचर्स डिबेंचर्स के हैं। कैसे, मैं तुमको बता रहा हूं अभी। ठीक है, like equity share, dividend on preference share is payable only when there is a profit and according to the term of issue। तो ये इक्विटी शेयर की तरह क्यों है, क्योंकि जैसे इक्विटी शेयर को तभी डिविडेंड मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर को भी तभी डिविडेंड मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों फीचर दोनों में कॉमन है कि अगर कंपनी नुकसान कर रहा है तो ना इक्विटी शेयर को मिलेगा डिविडेंड, ना प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा डिविडेंड। समझ में आ गया बात को? Now, preference shares are similar to debenture in the sense that the rate of dividend is fixed and the preference shareholder do not generally enjoy voting rights। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का क्या इसमें, इन लोगों का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है। अंडरस्टूड? और प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं और जो क्या नाम है अपना ये डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं होते। समझ में आ रहा बात को? ये उससे टैली हो जा रहा है, दोनों के जो क्या नाम है डिविडेंड जो है वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, और दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। समझ में आ गया बात को? तो इसके अंदर दोनों फीचर है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर क्या है, उसको तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो वेट नहीं करता डिविडेंड का, तो ये डिफरेंट भी है, डिबेंचर होल्डर को आपको देना ही होगा। ठीक है, उसमें वो नहीं है कि आपको अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ठीक है, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, मैं तुमको बता रहा था। ठीक है, तो 4 तरह के अपन देख रहे हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ये तो अभी हमने समझा भी दिया क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है। ठीक है, एक होता है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव तो अपन एक्सप्लेन कर ही दिया। क्यूमुलेटिव मतलब आपका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, नॉन क्यूमुलेटिव में नहीं होगा। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, अब हम लोग ये एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो Anurup, read cumulative preference shares. Okay. When dividends go on accumulating if they are not paid, preference shares are said to be accumulative. If due to some reason dividends in a particular year are not paid, they will be carried forward to the next year. Such unpaid dividends go on accumulating and become payable out of the profits in subsequent years. Any dividend can be paid to equity shareholders only after the payment of such accumulated dividend on preference shares. Preference shares are always cumulative unless otherwise stated. Okay, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भी हम डिविडेंड देंगे तो पहले अनपेड डिविडेंड्स आप उनको दीजिए, क्लियर कीजिए उनका ड्यू, उसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर के पास में जाइए। ठीक है, एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके प्रेफरेंस शेयर में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है कि दीज आर नॉन क्यूमुलेटिव, उसको अपन क्यूमुलेटिव ही मानेंगे। समझ में आ गया बात को? इफ स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग उसको क्यूमुलेटिव मान लेंगे। अंडरस्टूड? अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तब वो नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस सर।
यू वांट टू रीड अगेन उत्कर्ष, एक बार और रीड करना है? नहीं ठीक है, समझ आ गया। ओके नाउ एक यू रीड। क्वेश्चन था। हाँ बोलो। हाँ, एक क्वेश्चन था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बताया 2 इयर्स के बाद उसको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है, देन उसको जब डिविडेंड मिल गया तो उसका वोटिंग राइट्स का जो पावर है वो चला जाएगा कि इट विल स्टिल रिमेन? वेरी गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट ये एक तो लॉफुल क्वेश्चन है, इसको तो देख के ही बता पाऊंगा मैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बिकॉज ये सब कंपनी एक्ट्स के हैं। ठीक है, तो ये एक्ट के हिसाब से है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। ठीक है, सो यू हैव टू, मेरे ख्याल से तो खैर वोटिंग राइट चला जाएगा बिकॉज उसका ड्यू नहीं बनता। ठीक है, बट आई विल रीचेक अगेन, एक बार मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, लेकिन जहां तक है 80% उसको उसका वोटिंग राइट्स चला, बिकॉज यू हैव पेड योर ड्यूज, कहानी खत्म। ओके, बट स्टिल आई चेक ऑन दिस। ओके, गुड क्वेश्चन। चलो, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस रीड करो उसका। Non-cumulative. Okay. एक बार एक तुम पढ़ो, एक तुम पढ़ो, तो दोनों हो जाएगा उसमें, है ना? हाँ, नॉन क्यूमुलेटिव रीड। Non-cumulative preference share. On this type of preference share, dividend is unpaid, are not carried forward or not too accumulative. If the company is unable to pay dividend in a particular year, the stakeholder right to dividend is respect of that year is lost forever. माने अब उसको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। वंस गॉन, इट्स एब्सोल्युटली गॉन। ठीक है, चलो Yes, sir. थर्ड पर अनुरूप, पार्टिसिपेटिंग। Participating preference shares. These shares carry a right to share in the surplus profits left after a fixed dividend is paid on both equity and preference shares. Addition to a fixed rate of dividend, the holders of such shares holders of such shares get a part of residual profits. ओके तो इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपने इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड दे दिया, माने आपने सारे खर्चे दे दिए। उसके बाद भी माने डिविडेंड के बाद आपका प्रॉफिट बचना नहीं चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट बच गया, ठीक है, कुछ रेसिडुअल प्रॉफिट हो गया, तो वो रेसिडुअल जो प्रॉफिट है उसमें जो है कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिलेगा। माने अपना मिलने के बाद और भी उनको मिलेगा, तो वो और पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, माने जो अनयूज प्रॉफिट है, जो रेसिडुअल प्रॉफिट है, उसका कुछ पोर्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। माने जो उसको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस उसको कुछ और भी मिलेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अंडरस्टूड? चलो, नहीं, इट्स नॉट बोनस, बोनस अलग चीज होती है। ठीक है, ये रेसिडुअल प्रॉफिट का हिस्सा। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, यू पीपल आर इन क्लास 10, ओके, और ये सब जो पूरा डिटेल में पढ़ाई अपन 11 या 12 में करते हैं, 12 में आता है ये पूरा डिटेल में, तो बहुत मजा आता है इसको पूरा समझाने के लिए। बट अगर मैं थोड़ा सा, मेरा रिस्ट्रिक्शन क्या है, इफ आई स्टार्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तो तुम लोग छोड़ के ही भाग जाओगे बिकॉज इतना तुम्हारा डिटेल में आएगा भी नहीं। सो जितना लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूँ क्लास 10 के हिसाब से, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, चलो, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसमें शेयर होल्डर प्रेफरेंस, आई थिंक ऑब्वियसली ये लोग जो है, ये लोग रेसिडुअल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है ना, इसी का ऑपोजिट ही होगा। शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर कैरी अ राइट of only a fixed rate dividend and do not give their holders a right to share the residual profit of the company. ओके, चलो अब एक तो नया टर्म आ गया हम लोग के पास में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो हम लोग को एक टाइम के बाद वापस करने पड़ते हैं। क्या समझे? जो टाइम के बाद वापस करने पड़ते हैं, तो वो रिडीमेबल है। जो वापस नहीं करने पड़ते वो इररिडीमेबल है। समझ में आ गया बात को? तो जरा रीड करो, किसका चांस है रीड करने का? जूम इन कर दीजिए। Zoom in I can't do because it is not taking. If I zoom in, I think let me try. Okay, चलो हो गया, चलो। These preference shares can be refunded either on the expiry of the specified period or at the option of the company. The Companies Act has laid down that preference shares must be repayable within 20 years from the date of issue. तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ये बोला गया है कि 20 इयर्स के बाद आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने पड़ेंगे। कंपनी चाहे तो उससे पहले भी कर सकती है, वो उनका टर्म्स के ऊपर में डिपेंड करता है। बट इस पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच हैव टू बी पेड बैक। आपको रिडीम करना है, यू हैव टू पे इट बैक, वो कैपिटल वापस करना है, उसको हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो गया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यस उत्कर्ष, रीड। सर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हाँ एक सेकंड, शेयर्स आर अनुरूप यस क्वेश्चन। शेयर्स भी बेच सकते हैं, तो फिर मतलब इनको जितना मिला उनको उतना तो मिलेगा ही, तो इनका डबल प्रॉफिट हो सकता है ना? नहीं समझा क्वेश्चन, फिर से बोलो एक बार। जैसे इन्होंने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे,
तो इनको 20 साल में 10 करोड़ मिलेंगे, उसके बाद में वो शेयर जो है इनके रहेंगे या फिर कम नहीं रहेंगे? रिडीमेबल उनको शेयर प्रेफरेंस मतलब अपना जो स्टेक है वो वापस कर देना है वो ना। वापस कर देंगे, अपना जो उनका बस प्रेफरेंस है तो वापस कर देंगे उनको, और क्या मिलेगा, यही मिलेगा। इतने साल से डिविडेंड एंजॉय किया उन्होंने, इतने साल से कंपनी के संग थे, उसका डिविडेंड एंजॉय कर रहे थे, अब उनका पैसा भी उनको वापस मिल गया। वो चाहे तो वापस उस पैसा से शेयर खरीद ले, कुछ भी करे, दैट इज देयर फंड, है ना। मतलब अगर एक बार सारा पैसा बिक गया तो जो पुराने शेयर है वो इनके खत्म, या पुराने शेयर, बेटा शेयर तो नहीं शेयर नहीं। क्यों बताया इनको, इनके इन्होंने लोन दिया था, लोन वापस मिल गया, तुम ऐसा समझो, ठीक है। ओके आप इस लोन का वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इक्विटी शेयर डायरेक्टली कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ओके ओके। है ना। फॉर एग्जाम्पल मतलब मैंने अगर इसमें 10 रुपीज इन्वेस्ट करा, उसमें हम लोग को मेरे को 40% रिटर्न मिल रहा है पर ईयर, ठीक है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल तो मेरे को 4 रुपीज पर ईयर मिल रहा है, ठीक है। हम्म। 20 ईयर्स में मेरा 80 रुपीज हो गया। मेरा 80 रुपीज, उसके बाद मेरा 10 रुपीज का जो तुमको स्टेक है वो हर ईयर खत्म ही हो मिल जाएगा जाता है ना। ना, वो क्यों, तुमको तो हर ईयर ही पैसा मिल जा रहा है, तुम उसको रोक के क्यों रखोगे। तुम्हारा जो था वो तो तुमको हर ईयर ही मिल जा रहा है डिविडेंड। हाँ वो तो ठीक है। अब जो मतलब तुम्हारा, मेरे को पर ईयर 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आ रहा है मेरा मेरा डिविडेंड, ठीक डिविडेंड है। आ रहा है, हाँ तो हाँ। 20 ईयर्स में मेरा 80 रुपीज हो गया, सॉरी 40 रुपीज हो गया, हम्म, सॉरी 80 हुआ, हाँ 80 हुआ है ना। तो मेरा 10 रुपीज का जो 20 ईयर्स बाद जो स्टेक है वो खत्म हो जाएगा ना। हाँ। हाँ वही, हाँ, वही बस काम। यही है। चलो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स। अच्छा, होल्डर्स इरिडेबल ऑफ बाकी था ना, इरिडेबल बाकी था ना। हाँ हाँ पढ़ो। हाँ। Such shares are refundable only at the time of winding up of the company. They are not paid up during the lifetime of the company. ये ऋण वाले, जब आप कंपनी बंद हो रही है तब तो कैपिटल देना ही पड़ेगा, तभी वापस करो, वरना आप यूज करते रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। Hmm. चलो नेक्स्ट। convertible preference shares. Holders of these shares are given the option to convert their shares into equity shares after a fixed period. तो इसमें एक तो हमको चांसेस है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले, सपोज कर लो जो वॉच एंड वेट, वेट एंड वॉच वाला गेम खेलते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कंपनी तो सही लग रही है, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई हम 4 साल आपके संग इन्वेस्टेड रहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि 4 साल बाद अगर हमको ऐसा लगा इक्विटी में ज्यादा फायदा है, तो अपना शेयर को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमको ऐसा लगेगा नहीं इक्विटी में फायदा नहीं है, तो हम प्रेफरेंस में बने रहेंगे, अंडरस्टूड। तो ये लोग वेट एंड वॉच वाला गेम खेलते हैं, इसको हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग इट, अदरवाइज यू स्टे पुट, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो, तो नॉन कन्वर्टेबल इसका ऑपोजिट होगा, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। अंडरस्टूड हो गया, सारी बातें खत्म, समझ में आ गई। Yes. ओके, नाउ क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यस, एक एक पॉइंट दोनों भाई लोग रीड करो। Got it. Preference share can be easily sold to investors who prefer reasonable safety on their capital and want a regular and fixed return on it. These shares carry a preferential right of repayment in the event of liquidation of the company. तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ठीक है, क्या कि भाई हमको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिला। तो जो सो सेफ खेलना चाहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर में जाते हैं, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी शेयर में जाते हैं, ओके। चलो Yes. नेक्स्ट। No obligation for dividends. A company is not bound to pay dividend or preference shares if its profit in a particular year are insufficient. It can postpone the dividend in case of accumulation preference shares. Also, no fixed burden is created on its finance. नाउ ये कंपनी को पता ही है कि उनके पास जब प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देना है, ठीक है। तो उनके पास ऐसा कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है, अगर नहीं हुआ तो नहीं देंगे। माने कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको देना ही है, तो देयर इज अ लिटिल लेस प्रेशर। क्यूमुलेटिव वाले को भी हम 1 साल 2 साल आगे कर सकते हैं ना, उसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्यूमुलेटिव हो रहा है, बट उस ईयर का प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनी है जिनको पास नहीं हुआ प्रॉफिट, तो उनके पास इनका कोई प्रेशर नहीं है। बाकी के लोन वाले तो आके खड़े हो जाएंगे ना, वो थोड़ा ना बोलेगा कोविड है कि नहीं है, उसको तो इंटरेस्ट ही है। बट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है आप उनको थोड़ा सा आगे कर सकते हो, कोई मैंने आप उनको नहीं भी दोगे, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो फिर नहीं देना उनको, खत्म हो गया बात, तो प्रेशर कम है, अंडरस्टूड। चलो Yes. नेक्स्ट। No interface. Generally, preference share do not carry voting rights. Therefore, a company can raise capital without dilution of control. Equity shareholder retain exclusive control over the company. हाँ, तो इक्विटी शेयर होल्डर तो भैया स्टेक ले लेगा आपका, वो तो एमडी बन जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का तो वोटिंग राइट ही नहीं है, तो उनको आप कितना भी प्रेफरेंस शेयर बेच लो, आपका कोई इक्विट बने, आपके क्या नाम है, आपके कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट।
trading in equity, the rate of dividend on preference shares is fixed. Therefore, with the rise in its earning, the company can provide the benefits of trading on equity to the equity shareholders. हाँ, तो इसमें क्या है, उनको तो कुछ पैसे देने ही है, तो उनको फायदा हो जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, क्योंकि उनको उतना टैक्स कम ही हो जाता है उनका। ओके, तो उनको थोड़ा सा Trading- फायदा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। चलो, नो चार्ज ऑन trading on No equity charge का on that. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया ना मैंने स्टार्टिंग में, तो तुमको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बताया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत सारी कंपनी जो इंटरेस्ट का लोन होती है उससे अपना प्रॉफिट कम कर लेते हैं। क्या समझे बात को? और जितना इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा कमा लेते हैं। ठीक है, तो उनको माने उनका टैक्स का रेट कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप माने माने खर्चे बढ़ाते हैं वो लोग जानबूझ के, थोड़ा खर्चा बढ़ाने से क्या होगा, मेरा टैक्स कम बनेगा मेरा। कोई कंपनी के ऊपर तो डायरेक्टली 35% टैक्स आता है ना, माने उनको तो डायरेक्टली टैक्स चार्ज होता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लेकिन फिर 30, बाद में अगर उसको कंपनी को फंड रेज करना है तो उसमें तो प्रॉब्लम हुआ ना। नहीं, क्यों प्रॉब्लम होगा उसको? कंपनी का क्योंकि गुडविल अगर अच्छा है, कंपनी में नहीं उल्टा अगर कंपनी वाले ज्यादा लोन कम देंगे ना उसको। माने क्यों? क्यों लोन आपको कम मिलता है व्हेन यू आर डूइंग वेल ना, आप अच्छा कर रहे हो, और आपको अगर रिटर्न कैपेसिटी आपकी ठीक है, तो अगर आप लोन लेते हो किसके लिए लेते हो? अपना कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए तो लेते हो, है ना? तो अगर आपका सब कुछ अच्छा है, आप इंटरेस्ट टाइम पर दे रहे हो और आपका सब कुछ बढ़िया है, आपको डिविडेंड भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है ना, फिर क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन इसके भी कैलकुलेशंस होते हैं कि कितना मेरा ओन फंड होना चाहिए, कितना लोन फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने लोन इतना ले लिया कि हम इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहे, है कि नहीं? तो ये सारे कैलकुलेशंस है बहुत सारे, ये सब ट्रिक्स है ऑफ बिजनेस। जब आप 11-12 में पढ़ोगे तो हम लोग का पूरा सेशन होगा इसके ऊपर में, पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, पूरा सम्स करके बताऊंगा कि कैसे कितना फर्क आया, तो उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, पूरा बकायदा हम लोग करेंगे कि कितना रुपया लोन लेने से कितना का फायदा हो गया। अंडरस्टूड? चलो, No change on asset. Preference नो share. चार्ज ऑन एसेट्स। Sorry, no charge on asset. Preference share do not create any mortgage or charge on the asset of the company. The company can keep it fixed asset free for the raising loans in future. हाँ, तो जैसे अगर आप बैंक से लोन लोगे तो वो आपका मोर्टगेज करा लेगा आपसे, ठीक है, कोलैटरल मांग लेगा। प्रेफरेंस शेयर में कोई कोलैटरल का कहानी नहीं है, तो पैसा भी मिल रहा है और कोई कोलैटरल भी नहीं है, कोई एसेट का चार्ज भी नहीं है। तो सेफ वे ऑफ इंक्रीजिंग योर फंड, है ना, अपना फाइनेंशियल गेन करने के लिए बहुत इजी तरीका है। चलो, फ्लेक्सिबिलिटी। A company can issue redeemable preference shares for a fixed period. The capital the capital can be repaid when it is no longer required in business. There is no danger of capitalization and the capital structure remains elastic. हाँ, क्या बोल रहा है? देयर इज नो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटल, द कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन। हाँ, ठीक है, तो अगर क्या नाम है, हमको जब लोन नहीं चाहिए हमको कंपनी का, तो हम उसको रिपे कर देंगे, वापस दे देंगे, क्योंकि वो तो रिडीमेबल होता ही है। ठीक है, तो अगर हमको नहीं चाहिए तो रिपेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अंडरस्टूड? चलो आगे। Variety. Different type of preference share can be issued depending on the need of investor. Participating preference share or convertible preference share may be issued to attract bold and enterprising investors. Preference share can be made more popular by giving special rights and privileges such as voting rights, right of conversion into equity share, right of shares in profit, and redemption of a premium. तो हम लोग देखें कितना वैरायटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना, माने यू कैन शॉप फॉर इट, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप ऑफर करो, सामने वाला को भी जैसा अच्छा लगे वो आपसे परचेस कर लेगा। तो काफी आपके पास चॉइसेस है, तो वो जो आपको ज्यादा पर्सनली सूट करता है वैसा ले लो। आपको क्यूमुलेटिव लेना वो ले लो, नॉन क्यूमुलेटिव लेना वो ले लो, रिडीमेबल लेना वो ले लो, कन्वर्टेबल लेना वो ले लो, तो आपके ऊपर है, जैसा आपका इन्वेस्टमेंट का मूड वैसा कर लो। ठीक है, चलो, डिसएडवांटेज। Fixed obligation. Dividend on preference shares has to be paid at a fixed rate and before any dividend is paid on equity shares. The burden is greater in case of accumulation preference shares on which accumulated areas of dividend have to be paid. क्या ट्रेन आ रहा तेरे घर के पीछे? उस साइड, दूसरी साइड। हाँ, योर हाउस इज नियर द रेलवे स्टेशन। ओह माय गॉड। चलो, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अब हम लोग को एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन तो है, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है और हमको डिविडेंड देना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर वाला को तो फिक्स्ड देना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो इक्विटी शेयर वालों के बेचारे पहले वो एक तरह का चार्ज है हमारा, वो देना ही पड़ेगा, उसको देने के बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो एक बर्डन तो है भाई, इनको दो पहले, इनके बाहर के लोग इनके दो को खत्म करो, फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो एक फिक्स बर्डन हमारे ऊपर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Limited appeal. Board investors do not like preference share. Conscious and conservative investors prefer debentures and government securities. In order to attract sufficient investor, a company may have to offer a high rate of dividend or preference share. तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो जिनको 4%, 5%, 6% में खुशी नहीं है, जो अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 12%, 14% कमाना चाहते हैं, वो लोग प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर नहीं करेंगे। उनको पता है इतना छोटा से क्या होगा, इससे अच्छा तो बैंक में रख दो पैसा, है ना। आज कोई भी बैंक आपको 5%, 6% तो दे रहा है, तो फिर हम प्रेफरेंस शेयर लेके फायदा ही क्या हमको, इतना भी क्या हम चेक कर रहे हैं। तो हम तो इक्विटी शेयर इसी खरीदेंगे कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, कि हमको चांसेस डिविडेंड अच्छा मिलेगा। तो फिर लिमिटेड अपील है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर से लेने से अच्छा है हम बैंक में रख दे पैसा। तो बहुत लिमिटेड लोग इसमें वो करते हैं। खाली जो लोग मेरे ख्याल से तो जो क्या नाम है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अगर हमको अच्छा लगा तो बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वेयर आर यू गॉन उत्कर्ष, आई कांट सी यू, वेयर इज योर वीडियो। चलो, लो रिटर्न। When the earnings of the company are high, fixed dividend and preference shares become unattractive. Preference shareholders generally do not have the right to participate in the prosperity of the company. अब कंपनी बहुत बढ़िया कर रहा है, हर इक्विटी शेयर को 12%, 14% मिल रहा है, बेचारा हमारा प्रेफरेंस 6% पे अटका हुआ है, कुछ नहीं कर सकता। वो देख रहा है सामने वाला, अरे वैसी वही कंपनी है, एक आदमी ज्यादा कमा रहा है उस कंपनी से, एक आदमी कम कमा रहा है उस कंपनी से, तो थोड़ा रिटर्न कम हो जाता है ना, तो उस टाइम थोड़ा सा दुख होगा। चलो, नो वोटिंग राइट्स, जल्दी करेंगे, अपना टाइम नहीं अपने पास, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। No voting rights. Preference shares generally do not carry voting rights. As a result, preference shareholders are helpless and have to have no say in the management and control of the company. मैंने आपका पैसा लगा हुआ है, पर आप कुछ नहीं कर सकते, बोलने का पावर ही नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट। Fear of redemption. The holders of redeemable preference shares might have contributed finance when the company was badly in need of funds, but the company may refund them whenever the money market is favorable. Despite the fact that they have stood the company in its hours of need, they are shown the door unceremoniously. अब अगर आपने जब कंपनी स्टार्ट होती है तो पैसे की दरकार होती है, तब तो आपने ले लिया, और जब अपनी कंपनी अच्छा कर रही है तो 20 ईयर्स के बाद जैसे लॉ है आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो जो अच्छा वक्त आया पैसा रिटर्न कर रहे हो, और रिस्क के टाइम आपने पैसा दिया। नो टैक्स सेविंग, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, तो हमारा टैक्स भी नहीं बचता। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये हम लोग चैप्टर्स कंटिन्यू करते रहेंगे, एक एक करके सारा वीडियोस हम डालते रहेंगे। ठीक है, आप लोग सब इस वीडियोस को देखिएगा, और जैसे कॉमर्स वालों को मैंने बोला मैं करता रहूंगा। ठीक है, शेयर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू द नेक्स्ट डे।